हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन छठवा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ये छठवा। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको एक सीरीज में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे सर्वांगसम तथा समरूपता से संबंधित पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आकृति 6.37 में। अब फ्रेंड्स, ये आकृति हमारी 6.37 है में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। तो हम देखेंगे कि ए बी और ई हमारा जो कि ए वाला त्रिभुज है, ये ए बी ई वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर ये बात समझने में आती है कि सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम वह होता है कि हमारी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए आकृतियों के, और कोण बनते हैं तो कोण भी बराबर होने चाहिए, वह हमारा सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पर जो हमारी भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे त्रिभुज ए बी ई, या फिर हम अलग से बनाएंगे ताकि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अलग बनाएंगे ये त्रिभुज ए ई बी या ए बी ई त्रिभुज को। तो फ्रेंड्स, ये त्रिभुज हमारा इस प्रकार बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारा ये त्रिभुज बना हुआ है ए ई बी। यहाँ पर हम नामकरण करेंगे इसका ए ई बी। आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ए ई बी। आप पूरे चित्र को नहीं देखेंगे, सिर्फ आप इस वाली आकृति को देखेंगे, ए ई और बी इतना हिस्सा, और इस डी को भी नहीं देखेंगे, इसलिए हमने ये आकृति बना दी है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सर्वांगसम ए सी डी। अब यहाँ पर हम ए सी डी भी देखेंगे, तो इसको हटा देंगे तो हमारा ए सी डी ए वाली आकृति बनेगी। तो इसको भी हम बनाएंगे इस पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए सी डी। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि ए बी सी सर्वांगसम है ए सी डी, और हमने आपको अभी अभी बताया है कि सर्वांगसम में भुजाएं बराबर होनी चाहिए और कोण बराबर होने चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी ए सी भुजा है वो इस ए बी के बराबर होगी। वंस मोर, जो हमारी ए सी भुजा होगी वो ए बी के बराबर होगी, क्योंकि जो ए सी भुजा है वो ए बी के बराबर होगी, क्योंकि ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम है तो भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक कंडीशन निकालेंगे कि ए बी बराबर हमें ए सी मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि यदि हम इसमें एक का गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस गुणा की संख्या को बटा में पक्षांतर कर देंगे, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा और बराबर में 1 मिलेगा। इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम जो क्वेश्चन में होने वाला है वह आपको बता रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि 1 का गुणा कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस गुणा वाली संख्या को हम बटा में पक्षांतर करेंगे तो ए बी बटा ए सी बराबर में 1 बचेगा, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। यहाँ पर समझने के बाद हम आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या बताएंगे आपको कि जो आप देखेंगे त्रिभुज ए सी डी और ए ई बी में, तो यहाँ पर हमें पहले क्या दिया हुआ है ए बी ई। तो हम देखेंगे ए बी और ई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस त्रिभुज का आधार ए ई है। वंस मोर, इस त्रिभुज का आधार हमारा क्या है, ए ई है, और बराबर अब इस त्रिभुज का आधार हमारा ए डी है, इस त्रिभुज का आधार हमारा ए डी है। तो यहाँ पर हमारा ए डी हो जाएगा। फिर से समझने की पहले कोशिश करते हैं कि जो हमारा ए ई बी त्रिभुज है इसका आधार हमारा ए ई है, तो हमने ए ई लिख दिया। अब इसमें समझ रहे हैं
इसके बाद ए डी सी, जो हमारा ए डी सी त्रिभुज है इसका आधार हमारा ए डी है। और हमने आपको क्या बताया कि सर्वांग सम त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसलिए आधार आधार के बराबर हो गया, ए ई बराबर ए डी हो गया। अब ये फ्रेंड्स इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए ई हो जाएगा। अब हम इसके गुणा में एक कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बटा में ए ई हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड बराबर नहीं है और RHS बराबर है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, ए डी बटा में ए ई हो जाएगा। अब हम कर देंगे ए डी बटा में ए ई। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया कि इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें संगत भुजाएं अनुपातिक समानुपातिक करनी पड़ेगी। मतलब कि यदि ए डी के बटा में हम ए बी को ले आएं और ए ई के बटा में ए सी को लेकर आ जाएं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमें समरूप मिलान दिखाने हैं तो हमें एक कोण और चाहिए पड़ेगा, लेकिन हम इन दोनों भुजाओं को भी समानुपातिक दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस ए डी को नीचे लेकर आ जाएंगे और इस ए सी को ऊपर ले जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि गुणा हो रहा है। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए डी हो जाएगा और बराबर में ए सी ऊपर जाएगा तो ए सी बटा में हमारा ए ई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, ए बी बटा में ए डी मिला। मतलब कि जो बड़ी भुजा ए बी है और जो छोटी त्रिभुज की भुजा ए डी है, इसी प्रकार ए सी बड़ा त्रिभुज की भुजा है और ए ई छोटे भुजा की त्रिभुज की भुजा है। इससे क्या पता चलता है कि जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज ए डी ई है, इनकी भुजाएं आपस में समानुपातिक हैं, समानुपातिक हैं। मतलब समझने की कोशिश करना कि जो ए बी भुजा है उसके बटे में ए डी भुजा का अनुपात है। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी का समानुपातिक है ए डी ई की भुजाएं। मतलब जो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं, जो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं वो त्रिभुज ए डी ई के अनुपात में है। मतलब कि भुजाएं समानुपातिक है। और हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो हम इस प्रकार प्राप्त कर लेंगे। अब हमें समरूप सिद्ध करने के लिए यदि हमें एक कोण और बराबर मिल जाए तो हम इसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर वाला त्रिभुज है, इसका नाम है ए डी और ई। और यहाँ पर हम एक बड़ा वाला त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है हमारा ए बी और सी। यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो जो कोण ए है और जो कोण ए है तो ये दोनों में आ रहा है वंश मोर, जो कि त्रिभुज ए बी सी है उसमें भी कोण ए आ रहा है और जो त्रिभुज ए डी ई है उसमें भी ए आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है उसमें भी ए आ रहा है। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई दोनों में एक कोण उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होता है। तो जो हमारा कोण ए है वो इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर भी समझेंगे कि यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए बी सी। तो यहाँ पर भी हमें कोण ए बोलने पर आ रहा है। उसके बाद ए डी ई तो इसमें भी कोण ए आ रहा है। मतलब कि हमें क्या मिल गया, कोण ए बराबर कोण ए मिल गया। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमें पहले तो त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी ई की संगत भुजाएं समानुपातिक मिली। इसके बाद इन दोनों का हमें कोण ए बराबर मिल गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज जो हमारा क्या है ए डी ई है वो समरूप होगा ए बी सी के। किस प्रकार होगा, ये हमारा होगा भुजा भुजा कोण भुजा से, क्योंकि हमने इसकी दो भुजाएं अनुपातिक दिखाई और एक कोण बराबर दिखाया। फ्रेंड्स आई होप कि इस क्वेश्चन में जो होगा वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके होंगे, हम आपको समझा सके होंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे कंसेप्ट थे जो कि यूज होने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस प्रकार आपको कॉपी पर नोट करना है, एग्जाम में लिखना है। इसका मतलब हमारा क्या था कि हम आपको क्वेश्चन समझा सकें कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको पता है हम किस प्रकार पढ़ाते हैं, हमारा आइडिया यही रहता है, मोन मोटिव यही रहता है कि हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर कराएं, फिर इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करें ये बताएंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। अब हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम लिखकर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने जो समझाया है इसको सारा रफ करते हैं और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं।
अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद हमें जो सिद्ध करना होता है उसको भी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। अभी हमने आपको क्या बताया था कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ए ई बी है और ए डी सी है, तो यहाँ पर जो इसकी ए बी भुजा होगी वो ए सी के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यदि इसके गुणा में हम एक कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके गुणा में एक होता है, लिखा नहीं जाता। अब इस गुणा की संख्या को हम बटा में पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बटा ए सी मिलेगा और बराबर में एक मिल जाएगा। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर एक। यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण नंबर एक बन जाएगा। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा त्रिभुज पहले कौन सा है, ए बी ई। तो जो ए वाला त्रिभुज है हमारा, इसका आधार हमारा क्या होगा, जो ए ई होगा। और यहाँ पर जो ए सी डी त्रिभुज है, ए सी डी, इसका आधार हमारा जे होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो ए ई भुजा है वो हमारी ए डी के बराबर होगी। वंस मोर ए ई भुजा हमारी ए डी के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बता दिया है कि जो त्रिभुज हमारा ए बी ई होगा, इसका आधार ए ई है। और त्रिभुज ए सी डी का आधार ए डी है। तो यहाँ पर हमारा ए ई बराबर में हमारा क्या होगा, ए डी होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कंडीशन नंबर दूसरी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है, इसको हम यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे कि जो ए डी भुजा है वो ए ई के बराबर होगी। क्यों होगी ये तो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए डी भुजा हमारी ए ई के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए ई। और हमने आपको इसी प्रकार बताया है कि यदि इसकी गुणा में एक कर दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब गुणा की संख्या को हम पक्षांतर करेंगे तो बटा में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा में ए ई हो जाएगा और बराबर में एक हो जाएगा। इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर दो। वंस मोर जो हमारी गुणा में संख्या है उसको पक्षांतर किया तो बटा में भाग आ गया और बराबर में एक। इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर दो। अब फ्रेंड्स आप समीकरण एक व दो को देखेंगे तो हमारा LHS बराबर है, तो हम RHS को बराबर कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस ओर से हमारा RHS बराबर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक बा दो से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक बा दो से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख लिया है समीकरण एक बा दो से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो हमारा ए बी बटा में ए सी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटा में जो हमारा ए सी है वो बराबर हो जाएगा ए डी बटा में ए डी के, ए डी बटा में ए ई के। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यदि हम इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं को समानुपातिक करना चाहते हैं तो हमें ए बी बटा ए डी बनाने के लिए यहाँ पर नीचे ए सी की जगह पर ए डी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसको हम इस प्रकार लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंस मोर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ए बी बटा में इस नीचे को ले जाएंगे इस ए डी को हम, और बराबर में हम क्या करेंगे, इस AC को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और बटा में AE हो जाएगा। तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हमने क्या बताया कि हम इस AC को ऊपर लिख दिया, हमने इस AD को नीचे लिख दिया, इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब आप देखेंगे कि जो हमारी AB भुजा है वो AD के अनुपात में है। मतलब कि जो त्रिभुज ABC की भुजा AB है वो छोटे त्रिभुज AD के अनुपात में है और बड़ी भुजा AC AE के अनुपात में है। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ABC तथा ADE की संगत भुजाओं को समानुपातिक दिखा दिया। हमें क्या सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर भी कर सकते थे लेकिन छूट गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने इस दोनों त्रिभुजों में हमें बड़ा वाला त्रिभुज ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज इन्हें समरूप दिखाना है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों की संगत भुजाओं को समानुपातिक दिखा दिया। तो हमें भुजाएं तो अनुपात में मिल गई, तो एक कंडीशन तो मिल गई। अब समरूप दिखाने के लिए यदि हमें एक कोण और बराबर मिल जाए तो ये समरूप हो जाएगा। और हमने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर जो कोण ए है, जो हमारा कोण ए है वो त्रिभुज ADE में भी आता है और कोण ABC में भी आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADE, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज ABC में।
अब यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि कोण ए बराबर कोण ए, यहाँ पर आप कैसे हुआ ये हमने आपको बता दिया कि ये कोण उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अनिष्ट कोण है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ए भी बता दिया हमने, और यहाँ पर ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई भी दिखा दिया। तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बता देते हैं ए बी बटा में हमारा ए डी हो गया और बराबर में ए सी बटा में ए ई हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजाएं समानुपातिक हैं और एक कोण बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। और हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी है कि समरूप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। या तो हमें एक कोण और दो भुजाएं बराबर मिल जाएं, तो आप देखेंगे कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज भी समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोण बराबर मिल चुका और हमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल चुका। तो यहाँ पर हमने क्या सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी ए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, समरूप त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो हाँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख भी दिया कि त्रिभुज ए डी समरूप ए बी सी भुजा कोण भुजा समरूपता से, क्योंकि यहाँ पर ये भुजा है और ये हमारा कोण है और ये हमारी भुजा है। इस प्रकार हमने त्रिभुज ए डी समरूप ए बी सी दिखा दिया। वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम आपको क्वेश्चन सिखा सकें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें। वंश बार रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमें दिया था कि ए बी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी, तो हमने देखा कि ए बी ई ए है और ए सी डी ए है और ए बी ई ए है। तो हमने देखा कि सर्वांग त्रिभुज है तो इसकी ए बी बराबर में ए सी होगी, तो यहाँ पर हमने बराबर कर दिया, इसके गुणा में एक किया तो ये नीचे आया, समीकरण नंबर 1 बनाया। इसके बाद हमने देखा कि इसका ए डी आधार है इस त्रिभुज का और इसका ए ई है, जब सर्वांग सम है तो ये बराबर होंगे, तो हमने ए डी बराबर ए ई किया, आप देख सकते हैं। तो इसमें गुणा 1 किया तो ये बटे में आ गया, तो ए डी बटा ए ई, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 बनाया। अब हमने समीकरण 1 व 2 को आपस में बराबर किया तो हमें ए बी बटा ए सी मिला और ए डी बटा ए ई मिला। अब हमने आपको क्या बताया कि इसको यहाँ पर लिख दें और इसको यहाँ पर लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिली, फिर हमें जो सिद्ध करना था हमने उसको बताया, फिर हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में गए तो हमें कोण एक बराबर मिला, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण था। इसके बाद ये हमने सिद्ध कर दिया था, तो यहाँ पर लिख दिया। तो हमें क्या पता चल गया कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और हमें एक कोण भी बराबर मिल चुका। तो यहाँ पर एस सी एस मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता कंडीशन लग गई, इसलिए हमारा त्रिभुज ए डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। फ्रेंड्स, इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके होंगे, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लेना। यदि फिर भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपका डाउट क्लियर भी कराएंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली 6.3 का ही क्वेश्चन 7 करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे आपसे उसी वीडियो में। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।